राघव हड़बड़ाकर उठा और रूम में नजर दौड़ाकर देखा तो सिया वहां नहीं थी। राघव जब तक कुछ समझ पाता, एक बार फिर सिया की चीख की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उठा और बालकनी की ओर भागा। क्या हुआ, तुम ठीक हो? इतनी जोर से क्यों चीखी? राघव बालकनी में सिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला। आपको क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? मेरा छोड़ो, तुम बताओ क्या हुआ है? ऐसे क्यों चिल्लाई? वो देखिए सामने, कितनी खूबसूरत जगह है। पहाड़ हमारी बालकनी से दिख रहे हैं और यहाँ का मौसम कितना अच्छा है। सिया चहकते हुए बोली। तो तुम इसलिए इतनी जोर से चिल्लाई? हाँ, आपको क्या लगा? ओ गॉड, ये लड़की भी ना, कैसे संभालूंगा मैं इसे? राघव झुंझलाकर बोला और वापस रूम में आकर लेट गया। इन्हें क्या हुआ? ये इतने घबराए हुए क्यों थे? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है। फिर खुद से बोली और वापस रूम में चली गई। राघव, क्या हुआ आपको? आप इतने गुस्सा में क्यों हैं सुबह सुबह? उठिए और तैयार हो जाइए, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। हाँ, उठ रहा हूँ। मुझे कुछ काम है, बाहर जाना है। प्लीज जाकर ये देख आओगे नाश्ता बन गया है या नहीं। आप उठिए और जाकर नहा लीजिए। नाश्ता भी तैयार हो ही जाएगा। वह उसके ऊपर से ब्लैंकेट उतारते हुए बोली। तुम ऐसे नहीं मानोगी। सुबह सुबह मुझे परेशान करने की तुमने तो कसम खा ली है ना। रुको, अभी बताता हूँ। इतना बोलकर वह उठ बैठा और सिया की कलाई पकड़कर खींच ली, जिससे न चाहते हुए भी वह राघव के ऊपर आकर गिरी और सारे बाल चेहरे पर बिखर गए। राघव ने अपनी उंगली से सिया के चेहरे पर बिखरे बालों को कान के पीछे किए और उसका चेहरा अपने दोनों हथेलियों में भर लिया और बोला। सुबह से 2 बार तुम मुझे परेशान कर चुकी हो और अब उसका हिसाब तो देना होगा ना। और वैसे भी मैं हिसाब का बहुत पक्का हूँ। इतना बोलकर राघव ने सिया के होठों को अपने होठों की कैद में लिए और उनको चूमने लगा। सिया के हाथ उसके बालों में चलने लगे, जिससे राघव के अंदर मधोसी छाने लगी और सिया को अपने प्यार की बारिश में भिगोने का मन हो उठा। वह भी राघव की करीबी से मदोस होने लगी और पिघलने लगी। राघव सिया से अलग हुए और उसकी आंखों में खो गए। सिया ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ लगाया और उसके होठों को चूमने लगी। ये सिलसिला और आगे बढ़ता, तभी दरवाजे पर नॉक हुई। सिया राघव से अलग हुई और अपनी बढ़ती धड़कनों के साथ तुरंत बाथरूम में भाग गई। उसे पता ही नहीं चला कब वह भी राघव का साथ देने लगी। राघव ने उसे जाता देखा तो हल्के से मुस्कुराया और दरवाजा खोलने उठ गया। साहब, नाश्ता लगा दिया है। आप और मैडम आकर नाश्ता कर लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा। ठीक है काका, आप चलिए, हम अभी आते हैं। राघव के इतना बोलते ही रामू काका वहां से चले गए और वह दरवाजा बंद करता कबर्ड के पास आया और कपड़े निकालने लगा। और फिर नाश्ता करने के बाद राघव सिया को बताकर बाहर चला गया और सिया उसके जाने के बाद पूरा फार्म हाउस घूमने लगी। यह फार्म हाउस बहुत ही खूबसूरत था और जहाँ बना हुआ था यह जगह भी बहुत ही खूबसूरत थी। शहर से थोड़ी दूर, जहाँ आसपास हरे भरे पेड़ पौधों और पहाड़ थे, वहाँ आकर सिया के चेहरे पर सुकून आ गया था। और फार्म हाउस के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा पूल था। सिया उस पूल में अपने पैर डाले बैठी थी और राघव के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। सिया ने चौंक कर पास रखा फोन उठाया। पायल का नंबर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कॉल आंसर की और फोन कान से लगा लिया। हाँ बोल पायल। हाँ बोल, नॉट बैड। अपने हस्बैंड के साथ जाते ही भूल गई ना मुझे? भूली नहीं हूँ, बस वक्त नहीं मिलता। हाँ हाँ पता है। अब तो तू बिजी हो गई है जीजू के साथ जो रहती है। मैं तुझसे नाराज हूँ सिया। क्यों पायल, मैंने क्या किया जो तुम नाराज हो? तेरी शादी हो रखी थी, लेकिन तूने कभी मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं खुद इस शादी को नहीं मानती थी और हमारी शादी इन हालातों में हुई थी। मैंने अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताया शादी के बारे में, इसलिए कभी हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हें भी बताने की। चल कोई नहीं, तू खुश तो है ना अपनी शादी से? खुश का तो पता नहीं, लेकिन अब मैं राघव से एक पल भी दूर नहीं रह सकती। उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, बस हमेशा ऐसे ही खुश रहना। हाँ, कोशिश तो यही है। सिया, मैंने तुम्हें फोन कुछ बताने के लिए किया है। हाँ बोलो, वह हैरानी से बोली। ऋषि तुमसे मिलने तुम्हारे घर गया है, क्या वो तुमसे मिला?
उसकी बात सुनकर सिया पहले तो हैरान हुई, फिर बोली, नहीं, मैं ऋषि से नहीं मिली, और वैसे भी मैं घर नहीं हूँ, राघव के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर आई हूँ। लेकिन ऋषि इतनी दूर मुझसे मिलने क्यों आया है, ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। ऋषि तुम्हें लाइक करता है और यही बताने वो गया है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और चला गया तुमसे मिलने। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लड़का मेरे पीछे क्यों पड़ा है, जब मैं शादीशुदा हूँ। अगर ये बात राघव को पता चली तो वो ऋषि को छोड़ेगा नहीं। कुछ भी करके पायल, तुम ऋषि को वापस बुला लो। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की होगी? बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और चला गया। मुझे डर लग रहा है कभी ऋषि वहां जाकर कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। तुम्हारी बात सुनकर डर तो मुझे भी लग रहा है। आई होप जब तक मैं वापस घर जाऊं ऋषि भी वापस जा चुका हो और राघव के सामने ना आए। तू परेशान ना हो, मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करना जरूरी समझा, इसलिए फ़ोन किया। और मैं बात करके उसे समझाने की कोशिश करती हूँ और उसे वापस बुलाने की भी कोशिश करती हूँ। चल अब तू एंजॉय कर और टेंशन मत ले। पायल के इतना बोलते ही सिया ने कॉल कट कर दी और सोच में डूब गई, और फिर उसे पता ही नहीं चला कब तक वह ऐसे ही पूल में पैर डाले बैठी रही। एहसास तब हुआ जब उसे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। सिया ने गर्दन घुमाकर देखा, राघव बैठा उसे ही देख रहा था। आप कब आए? वह राघव को अचानक देखकर हैरानी से बोली। तभी, जब तुम गहरी सोच में डूबी हुई थी। क्या बात है कि सोच में डूबी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वह नजरें चुराते हुए बोली। कुछ तो बात है जरूर, जो तुम ऐसे नजरें चुरा रही हो। बताओ मुझे क्या हुआ है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया है। परेशानी तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रही है। सिया ने खुद को संभाला और बोली, मैं ठीक हूँ राघव, आप परेशान ना हो। तुम बोल रही हो तो ठीक है। अच्छा बताओ, तुमने खाना खाया या नहीं? नहीं, भूख नहीं थी। आपने खाया? मैंने भी नहीं खाया। चलो दोनों साथ में चलकर खाना खाते हैं। वह सिया का हाथ पकड़ते हुए बोला। सिया भी मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई और उसके साथ अंदर बढ़ गई। शाम में तैयार रहना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, राघव सिया के कान में बोला। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अगर अभी बता दिया तो फिर सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहेगा, रात को तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ठीक है, देखते हैं आपका सरप्राइज। सिया चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोली। हाँ जी, देख लेना। वह भी चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोला। शाम का वक्त था, बाहर मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। सिया बालकनी में खड़ी थी, जहन ऋषि पर ही अटका हुआ था, जिसे चाहकर भी वह दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। अभी भी वह उसके ही बारे में सोच रही थी, जब पीछे से आकर कोई उसके गले से लगा। सिया ने गर्दन घुमाकर देखा, राघव उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाए खड़ा था और सामने देख रहा था। आज ऐसा क्या हुआ है जो सुबह से तुम इतनी खोई खोई हो? मुझे भी तो पता लगना चाहिए, मेरी बीवी इतनी परेशान क्यों है? सिया ने राघव की तरफ अपना रुख किया और उसके चेहरे पर हाथ लगाकर बहुत ही प्यार से बोली। माँ बाबा की आज बहुत याद आ रही है, इसलिए। और कुछ नहीं, आप मेरी वजह से सैड मत हो राघव। यार, हम हनीमून के लिए आए हैं और कहीं से नहीं लग रहा है। अंकल आंटी की तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम बस हमारा हनीमून बर्बाद मत करो। मैंने कहा था ना, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। रूम में एक गिफ्ट रखा है, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। मैं छत पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ, एक और बात, घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। मैंने सबको छुट्टी दे दी है। वह सिया के कान में सरगोशी करते हुए बोला। हाँ, अभी तैयार होकर आती हूँ। वह चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोली और रूम में चली गई। राघव छत पर खड़ा सिया के आने का इंतजार कर रहा था। काफी वक्त हो गया था, लेकिन वह अभी तक नहीं आई थी। वह उसे देखने जाने के लिए जैसे ही पलटा, तभी उसकी नजर सिया पर पड़ी और उसके कदम वहीं रुक गए। पलक तक झपकाना भूल गया वह, और अपलक सिया को देखता रहा। वह खुद को पूरी तरह ब्लैंकेट से कवर किए खड़ी थी और नजरें झुकी हुई थी। राघव धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके पास आया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। ये क्या पहना है तुमने? ये वो तो नहीं जो मैं लेकर आया था तुम्हारे लिए। वो मैं नहीं पहन सकती, सिया अटकते हुए बोली और इधर उधर देखने लगी। बहुत प्यार से तुम्हारे लिए लेकर आया था, देखना चाहता था तुम उसमें कैसी लगोगी। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं,
इतना बोलकर राघव चेहरा फेर कर दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। सिया ने एक नज़र छत पर डाली तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। छत को लड़ी और पर्दों से सजा रखा था और वहां पर गद्दे डले हुए थे। चारों ओर कैंडल जल रही थी। सिया ने एक नज़र खड़े राघव पर डाली और उसके सामने आकर उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर बोली, राघव, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ और आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इतना बोलकर वह पीछे होने लगी और थोड़ा दूर होकर खुद के ऊपर से ब्लैंकेट हटा दी और नीचे गिरा दी। ब्यूटीफुल सिया को देखकर राघव के मुंह से अनायास ही निकला और उसके कदम सिया की तरफ बढ़ गए। शर्म से सिया का चेहरा लाल हो गया और नजरें खुद ब खुद झुक गईं। राघव ने सिया का चेहरा अपनी हथेलियों में थामा और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए, जिससे सिया की आंखें बंद हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राघव ने नीचे पड़ी ब्लैंकेट उठाई और सिया की कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब कर लिया और फिर हाथ में ली ब्लैंकेट से खुद को और सिया को कवर कर लिया और उसके चेहरे पर नज़र जमा ली। सिया ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा तो खुद के लिए राघव की आंखों में उमड़ते एहसास उससे छिपे नहीं रहे। लेकिन वह सिया की रजामंदी चाहता था। उसके बाद ही अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता था। सिया ने एक राघव की आंखों में देखते हुए उसका चेहरा हथेलियों में भरा और हल्के से राघव के होंठों को चूमकर चेहरा पीछे किया और बोली, अब भी आपको मेरी रजामंदी की ज़रूरत है? सिया के इतना बोलते ही राघव ने नामे अपनी गर्दन हिलाई और उसके होंठों को चूमने लगा। उसके होंठों को जी भरकर चूमने की जो प्यास थी, आज राघव उस प्यास को बुझाना चाहता था। इसलिए वह बेतहाशा उसके होंठों को चूम रहा था और सिया के हाथ राघव के बालों में चल रहे थे। थोड़ी देर बाद राघव ने अपनी बंद आंखें खोली और सिया के होंठों को अपने होंठों की कैद से जैसे ही आजाद किया, सिया जोर जोर से सांसें लेने लगी और अपनी बढ़ रही सांसों को सही करने लगी। राघव ने उसे अपनी बाहों में उठाया और एक बार फिर उसके होंठों पर झुक गया। वह सिया को लेकर बिछे गद्दों के पास आया और ब्लैंकेट उतार फेंकी और फिर उसकी गर्दन पर अपने होंठों की छाप छोड़ने लगा और लब बाइट देने लगा और फिर सिया पर पूरी तरह छा गया। सुबह सवेरे सिया की आंख खुली, खुद को राघव की बाहों में देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने राघव का चेहरा हथेली में भरा और उसका माथा चूम लिया। पूरी तरह अभी तक उजाला फैला नहीं था। सिया ने वहीं एक तरफ पड़ी ब्लैंकेट उठाई और खुद को उससे ढककर नीचे चली आई और बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वह नहाकर आई और फिर से छत का रुख किया। इरादा राघव को जगाने का था और उसके बाद बाहर घूमने जाने का था। वह राघव के पास आई और अपने बालों को राघव के चेहरे के ऊपर लहराने लगी, जिससे बालों से टपक रहा पानी उसके चेहरे पर गिरने लगा। राघव ने कुनमुनाते हुए अपनी आंखें खोली और सिया को अपने पास देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गुड मॉर्निंग, उठ गए आप? अब जल्दी से उठिए, हमें बाहर घूमने भी जाना है। उसके इतना बोलते ही राघव ने सिया की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींची, जिससे वह उसके ऊपर गिर गई। राघव ने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को कान के पीछे किया और उसके बालों और जिस्म से आती खुशबू सूंघने लगा। सिया की नजरें झुक गईं और गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सिया के इर्द गिर्द अपनी बाहों का घेरा कसा और बोला, इतनी भी जल्दी क्या है बाहर जाने की? अभी तक अच्छे से उजाला भी नहीं हुआ है। जब तक जाने का वक्त होगा तब तक थोड़ा और प्यार करने दो। इतना बोलकर राघव ने उसके लबों पर अपने लब रख दिए और उन्हें चूमने लगा। थोड़ा देर बाद वह सिया से अलग हुआ और उसे अपनी बाहों में उठाकर नीचे की तरफ बढ़ गया। सिया ने शर्माकर राघव के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। वह रूम में आया और पैर से दरवाजा बंद करके सिया को बेड पर लिटा दिया और उसकी गर्दन चूमने लगा। दोपहर में राघव की आंख खुली। अपने सीने पर सिया का सर रखा देखकर उसने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। 2 साल बाद आज उसे सिया से वो प्यार मिला था जिसका तलबगार वह ना जाने कब से था। सिया को खोने का डर हमेशा दिल में रहता था, लेकिन आज
वह जिस्म और जान से उसकी हो गई थी। यही वजह उसके दिल को सुकून से भर रही थी और वह बार बार उसके बालों पर अपने होंठ रख रहा था। सिया ने राघव की बाहों में सिमटते हुए आंखें खोली और चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसे खुद को देखता पाकर सिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। राघव ने उसके लबों को हल्के से अपने लबों से छुआ और बोला, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वह भी भारी आवाज में बोली और फिर से आंखें बंद करके सोने लगी। अब सोना नहीं, दोपहर हो गई है, बहुत भूख लगी है, प्लीज सोने दीजिए। आपने पूरी रात सोने नहीं दिया और अब भी थोड़ी देर पहले ही सोई हूँ। यार, बहुत भूख लगी है। खैर कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं खुद ही जाकर कुछ बना लेता हूँ। इतना बोलकर राघव उठ बैठा और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह नहाकर बाहर आया तो देखा सिया अभी भी सो रही है। उसने मुस्कुराकर सिया की तरफ देखा और किचन में चला गया और फिर किचन में आकर उसने ब्रेकफास्ट बनाया और ट्रे में रखकर वापस रूम में आ गया। सिया उठो, ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, ठंडा हो जाएगा। वह ट्रे टेबल पर रखकर उसका सर सहलाते हुए बोला, बस 10 मिनट में उठ रही हूँ। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी उठो वरना तुम्हें ही खा जाऊंगा, इसलिए जल्दी से उठो। और फिर मूवी देखने जाना है, मैंने टिकट बुक करवा ली है। राघव ने जबरदस्ती उसे उठाया और बाथरूम के अंदर भेज दिया और खुद उसका इंतजार करने लगा। और फिर राघव सिया को मूवी दिखाने के लिए लेकर चला गया और वहां से लौटते वक्त रेस्टोरेंट में डिनर करके दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। राघव, आप इतने रोमांटिक होंगे यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सिया राघव के चेहरे पर नजर जमाकर बोली, रोमांटिक का तो पता नहीं, लेकिन अपनी बीवी से जी भरकर प्यार जरूर करने का मन कर रहा है। वह आंखों में शरारत भरकर बोला। राघव बोल ही रहा था, तभी अचानक झटके से गाड़ी रुक गई। इसे क्या हुआ, ये क्यों बंद पड़ गई? वह धीरे से बड़बड़ाया और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ, गाड़ी क्यों बंद हो गई? पता नहीं, मैं देखता हूँ उतर कर। इतना बोलते हुए वह गाड़ी से बाहर आया और गाड़ी का बोनट खोलकर देखने लगा। बोनट खुलते ही उससे धुआं बाहर आने लगा। क्या हुआ राघव, ये इतना धुआं क्यों निकल रहा है? पता नहीं कैसे गाड़ी के तार एक दूसरे से मिलकर शॉर्ट हो गए हैं और यहाँ दूर दूर तक कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। वह परेशान होकर इधर उधर देखते हुए बोला, अब हम क्या करेंगे इस सुनसान रास्ते पर? कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। वह भी चारों ओर नजर दौड़ाकर बोली, कोई ना कोई मिल जाएगा जो हमारी मदद करेगा। तुम परेशान मत हो और गाड़ी में जाकर बैठो, मैं देखता हूँ। राघव सिया का गाल छूकर बोला। हाँ, उसने गर्दन हिलाकर जवाब दिया और गाड़ी में जाकर बैठ गई। और फिर राघव आसपास नजर दौड़ाकर देखने लगा, लेकिन वहां कोई गाड़ी आती हुई नजर नहीं आ रही थी। एक तो इतनी रात हो गई थी और ऊपर से रास्ता भी बिल्कुल सुनसान था। राघव को अपनी फिक्र नहीं थी, उसके साथ सिया थी जिसकी उसे फिक्र लग रही थी। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था और हम पैदल भी चलकर कहीं नहीं जा सकते। और फिर क्या पता हमें कितनी दूर चलकर जाना पड़े, और अगर आगे कोई खतरा हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें यहीं खड़े रहकर वेट करना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है राघव, प्लीज कुछ कीजिए, वह रोते हुए बोली। बाबू, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है और मैं तुम्हें छोड़कर या अपने साथ लेकर किसी से मदद मांगने के लिए भी नहीं जा सकता, क्योंकि आगे खतरा हो सकता है और तुम पर कोई खतरा आए यह मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम एक काम करो, यहाँ से उतरकर पिछली सीट पर जाकर बैठो, राघव गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला, जिससे सिया ने एक नज़र उसे देखा और गाड़ी से उतरकर पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही राघव ने गाड़ी के अंदर की लाइट बंद की और खुद भी आकर पीछे बैठ गया और गाड़ी लॉक करके खिड़कियों पर चारों ओर पर्दा गिरा दिए। ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम इस गाड़ी में सेफ है। बसिया का चेहरा हथेलियों में भरकर बोला, आप साथ हैं तो दुनिया का कोई भी डर मुझे नहीं डरा सकता। अब डर नहीं लग रहा है, वह चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली। सुबह होने में कुछ ही घंटे बचे हैं, तब तक तुम आराम से सो जाओ। हाँ, सिया ने गर्दन हिलाई और राघव के सीने पर सिर टिका लिया और आंखें बंद कर लीं। राघव ने उसके इर्द गिर्द अपनी बाहों का घेरा कसा और उसने भी आंखें बंद कर लीं। सुबह सवेरे राघव की आंख खुली। सिया के बाल खुद के चेहरे से हटाते हुए
उसने सिया के बालों को अपनी उंगली से कान के पीछे किए और उसका माथा चूम लिया और फिर सिया को अच्छे से सीट पर लिटाकर वह गाड़ी से बाहर आया और किसी को फोन करके दूसरी गाड़ी लाने के लिए बोला और चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगा। जहाँ दूर खेतों में काम कर रहे मजदूरों पर पड़ी और अब इक्का दुक्का गाड़ी भी सड़क पर गुजर रही थी। एक नज़र सिया को देखकर राघव खेतों में काम कर रहे मजदूरों के पास गया और उनसे बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद सिया की आंख खुली। उसने अधखुली आंखों से देखा, वहां कोई नहीं था। वह एकदम से उठी और गाड़ी में नजर घुमाकर देखा, लेकिन उसमें कोई नहीं था। सिया ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया। राघव कहाँ गए? बाहर तो नहीं है। बाहर निकल कर देखती हूँ, शायद यहीं होंगे, वह मनी मन बोली और गाड़ी से बाहर आकर राघव को देखने लगी, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह बेचैन नजरों से उसे तलाश करते हुए थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे राघव आता नजर आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह राघव की तरफ दौड़ पड़ी और जाकर उसके सीने से लग गई। क्या हुआ बाबू, तुम ठीक हो? इतनी घबराई हुई क्यों हो? वह सिया को अपनी बाहों में भरकर उसके बालों को सहलाते हुए बोला। आप कहाँ चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? मैं बहुत डर गई थी आपको वहां ना पाकर। बाबू, मैं यहीं था, खेतों में काम कर रहे मजदूरों से कुछ बात करने चला गया था। और तुम गाड़ी से बाहर क्यों आई? मैं तो आ ही रहा था ना। हम घर कब जाएंगे? मुझे घर जाना है, वह बच्चों की तरह जिद करते हुए बोली। मैंने फोन करके दूसरी गाड़ी मंगाई है, आने ही वाली होगी, तुम परेशान ना हो। सच बोल रहे हैं ना आप? वह चहकते हुए बोली। आज तक कोई बात झूठ बोली मैंने नहीं। आप बहुत अच्छे हैं। आई लव यू। इतना बोलकर सिया ने राघव के गाल पर अपने होंठ रख दिए। आई लव यू टू। और फिर राघव ने भी उसका गाल चूम लिया और उससे बात करते हुए गाड़ी के पास आया। तुम गाड़ी से अपना मोबाइल फोन और पर्स उठा लो, तब तक मैं फोन करके पता करता हूँ कितनी देर में गाड़ी आ रही है। और फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी दूसरी गाड़ी लेकर आया और अपने साथ एक मैकेनिक को भी साथ लाया। राघव और सिया दूसरी गाड़ी से घर के लिए निकल गए और वो आदमी वहीं खड़ा गाड़ी सही करवाने लगा। इधर दूसरी तरफ ऋषि होटल रूम में इधर से उधर चक्कर काट रहा था और सिया का नंबर लगा रहा था, लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा था। सिया ने शायद ऋषि का नंबर ब्लॉक कर दिया था, इसलिए वह गुस्से में था और बार बार नंबर मिलाए जा रहा था। थक हार कर ऋषि ने फोन सामने दीवार पर दे मारा और गुस्से में बोला, यहाँ मैं पागलों की तरह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ और वहाँ तुम अपने पति के साथ हनीमून मना रही हो। जल्दी आ जाओ, अब और इंतजार नहीं होता तुम्हारे बिना। तुम्हें देखे बिना दिल बेचैन है और धड़कना तक भूल गया है। जल्दी लौट आओ और इन आंखों की चाह मिटा दो जो तुम्हें देखने के लिए तरस गई हैं। तभी ऋषि का दूसरा फोन रिंग हुआ। उसने खुद के गुस्से को कम किया और टेबल से फोन उठाकर कान से लगा लिया और बोला, हाँ बोलो, क्या बात है? बार बार कॉल करके परेशान क्यों कर रही हो? ऋषि, तुम एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो, उसके बाद मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगी, प्लीज। पायल उसे इल्तिजा भरे लहजे में बोली। हाँ बोलो, जो भी बोलना है, उसके बाद मुझे बाहर जाना है। तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो। वापस लौट आओ और सिया को हमेशा के लिए भूल जाओ। वो अब किसी और की पत्नी है। अपना और उसका नुकसान करने पर क्यों तुले हो? अगर राघव को तुम्हारे बारे में थोड़ी सी भी भनक लगी, तुम वहां उससे मिलने क्यों गए हो, तो वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। प्लीज वापस लौट आओ। लिसन, मेरी बात तुम भी कान खोलकर सुन लो। अगर आज के बाद तुमने मुझे ये सब बोलने या बताने के लिए कॉल की तो मत करना, क्योंकि मुझे तुम में और तुम्हारे ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मेहरबानी होगी, अपना ज्ञान अपने पास ही रखो और मुझे जो करना है वो मैं करके रहूँगा। तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, प्लीज़ बार बार फ़ोन करके परेशान मत करो, बहुत इरिटेट होता है। ठीक है, नहीं करूँगी तुम्हें कॉल, लेकिन एक बार मेरी कही बातों के बारे में दिमाग से नहीं, दिल से सोचना। और हाँ, अच्छे से ख्याल रखना अपना और जल्दी लौटने की कोशिश करना। कोई है यहाँ जो बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
इतना बोलकर सिया ने कॉल कट कर दी, लेकिन ऋषि को गहरी सोच में डूबने पर मजबूर कर गई। पायल ने ऐसा क्यों बोला? कोई है जिसे मेरे जाने का बेसब्री से इंतजार है? ऐसा कौन है? वह मन ही मन बोला, और फिर जब उसे कुछ सूझा नहीं तो वह बाहर चला गया। तुम क्यों नहीं समझ रहे ऋषि? मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, और तुम्हें कुछ भी हो, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें वापस आना ही होगा। अगर तुम वापस नहीं आए तो मुझे खुद ही तुम तक पहुंचना होगा और तुम्हें वापस लाना होगा। सिया तुमसे प्यार नहीं करती, वो राघव की पत्नी है और उससे प्यार करती है। क्यों दो प्यार करने वालों के बीच आकर गलतफहमी बढ़ाना चाहते हो? प्लीज लौट आओ। पायल अपने फोन में ऋषि की तस्वीर देखते हुए बोली, और फिर फोन सीने से लगा लिया। इधर राघव की गाड़ी फार्म हाउस के अंदर आकर रुकी, और गाड़ी से दोनों एक साथ नीचे उतरे और अंदर बढ़ गए। रामू काका उन दोनों के आने का ही इंतजार कर रहे थे। दोनों को आता देख वह किचन से पानी ले आए और काउच पर बैठे राघव की तरफ गिलास बढ़ा दिया, तो उसने ले लिया और फिर सिया की तरफ बढ़ा दिया। उसने भी गिलास लेते ही होठों से लगा लिया। रामू काका, खाना बन गया है? बहुत भूख लगी है। हाँ साहब, खाना तैयार है, मैं अभी लगाता हूँ। जी जल्दी से लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। हम फ्रेश होकर आते हैं, तब तक आप खाना लगा दीजिए। इतना बोलकर दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गए। रूम में आते ही राघव काउच पर बैठकर अपने शूज उतारने लगा, और सिया कबर्ड से टॉवल निकालकर बाथरूम में घुस गई। उसने भी कबर्ड से अपने कपड़े निकाले और दूसरे कमरे के बाथरूम में नहाने चला गया। दोनों ही थक गए थे और भूख भी बहुत तेज लगी थी। खाना खाने के बाद दोनों सोना चाहते थे, इसलिए नहाने चले गए। थोड़ी देर बाद राघव नहाकर आया तो देखा सिया आईने के सामने खड़ी बाल टॉवल से झाड़ रही थी। वह चलकर सिया के पास आया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए, जिससे सिया अंदर तक सिहर गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर हो गया हो तो खाना लग गया है, चलें? राघव उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए बोला। आप छोड़ेंगे तभी तो चलेंगे, वह सामने देखकर बोली, जहाँ आईने में उसका और राघव का अक्स बहुत ही भला लग रहा था। हम दोनों साथ में ऐसे खड़े अच्छे लग रहे हैं, है ना? बहुत। सिया ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर कहा, और घूमकर राघव की तरफ देखा। उसके यहाँ सिया की कमर पर कस गए और उसने उसे खुद के करीब कर लिया और कान में सरगोशी करते हुए बोला, इससे पहले मैं बहकने पर मजबूर हो जाऊं, चलकर खाना खाते हैं और फिर तब सोचेंगे बहकना है या नहीं। अच्छा जी, चलो देखते हैं। सिया राघव के गले में अपनी बांह डालते हुए बोली, और उसकी आंखों में खो गई। इतना भी मत डूबो इन आंखों में, अगर एक बार डूब गई फिर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाएगा। आपकी इन गहरी आंखों में डूब तो पहले ही गई थी, लेकिन अब निकलना नहीं चाहती, हमेशा डूब कर रहना चाहती हूँ। राघव ने सिया को अपनी बाहों में उठाया और बोला, अभी खाना खाने चलें? उसके बाद जी भरकर इन आंखों में डूब लेना। और फिर वह उसे लेकर रूम से बाहर निकल गया। खाना खाकर सिया रूम में आई तो देखा राघव काउच पर बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था। उसने काफी मग उसके पास टेबल पर रखे और बालकनी में आकर खड़ी हो गई। उसे थोड़ी देर वहां खड़े हुए थे, तभी राघव ने आकर पीछे से सिया को बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर चेहरा टिकाकर आंखें बंद कर ली। यहाँ खड़े होकर क्या देख रही हो, वो भी इतने रोमांटिक मौसम में? मौसम आज कितना सुहाना है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। यहाँ खड़े होकर अच्छा लग रहा है। हाँ। आपका काम हो गया? नहीं, लेकिन अब मन नहीं कर रहा काम करने का। ऐसा भी क्या हो गया आपका मन नहीं कर रहा काम करने का? जब इतनी खूबसूरत बीवी साथ हो, इंसान बहक ही जाता है और फिर काम करने का मन नहीं करता। बस सिया की गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए बोला। तभी बारिश होने लगी, जिसे देखकर सिया के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सिया ने राघव को खुद से दूर किया। राघव जब तक कुछ कह पाता, वह बोली, आप बाद में बहकना, पहले मुझे बारिश में नहाना है। इतना बोलकर वह जाने लगी, लेकिन राघव ने उसकी कलाई पकड़ ली, जिससे उसके कदम वहीं रुक गए और वह सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। अगर मैं कहूँ मुझे भी तुम्हारे साथ बारिश में एंजॉय करना है, तो तो फिर सोचना किस बात का? आ जाइए। इतना बोलकर सिया ने अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़ाई और बाहर भाग गई।
राघव भी उसके पीछे ही रूम से निकल गया और छत पर आ गया, जहाँ सिया दोनों हाथ फैलाए आसमान को देखकर गोल गोल घूम रही थी और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाए हुए थी। कुछ देर बारिश में खड़ा वह चेहरे पर मुस्कान लिए उसे देखता रहा और फिर राघव ने सिया को अपनी बाहों में उठा लिया और गोल गोल घूमने लगा, जिससे वह खिलखिलाकर हंसने लगी। सिया, एक बात सच सच बताओ, राघव सबसे ऊपर का बटन बंद करते हुए बोला। उसके इतना बोलते ही सिया ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर से नजरें झुका ली। हर बार मैं ही तुम्हारे करीब आया हूँ, आज तक एक बार भी तुम खुद कदम बढ़ाकर मेरे करीब नहीं आई। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा तुम्हारे करीब आना? अगर ऐसा है तो बता दो, आज के बाद फिर कभी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। सिया ने नजर उठाकर देखा और उसकी आंखों में देखकर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी वैसी कोई बात नहीं है तो कैसी बात है? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? आप बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं? तुम मजबूर कर रही हो मुझे बात को कहीं से कहीं ले जाने पर। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ठीक है, फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अब जब तक तुम खुद चलकर मेरे करीब नहीं आओगी, मैं भी तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। अदरक वाली चाय लेकर आता हूँ, बारिश में भीगने की वजह से कहीं सर्दी ना लग जाए। इतना बोलकर वह रुका नहीं और रूम से बाहर निकल गया। सिया हैरानी से बैठी राघव को जाता देखती रही और फिर उठकर आईने के सामने खड़ी हो गई और खुद को देखने लगी। पता नहीं इन्हें बार बार क्या हो जाता है, क्यों नाराज हो जाते हैं। हर बात बतानी और जतानी जरूरी होती है? क्या कुछ बातें ना ही कही जाएं तो बेहतर है? आप मुझसे कितने ही नाराज क्यों ना हो जाएं, लेकिन मैं आपको मना लूंगी, वह मुस्कुराते हुए बोली। बालकनी में आकर खड़ी हो गई। बाहर बारिश अब भी हो रही थी और मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका था, जिससे सिया को ठंड लगने लगी। उसने बालकनी का दरवाजा बंद किया और अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद राघव रूम में आया तो उसके हाथ में एक कप था, जो वह सिया के लिए लेकर आया था। चाय ठंडी होने से पहले पी लेना और सो जाना, मुझे थोड़ा काम है तो मैं वही कर रहा हूँ। वह चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जिसे सिया ने थाम लिया और फिर वह अपना लैपटॉप लेकर काउच पर बैठ गया। आप नहीं पियेंगे चाय? मैं बहुत सख्त जान हूँ, ये छोटी मोटी चीजें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह बिना उसकी ओर देखे ही बोला। अच्छा, तो फिर आपको मेरे लिए भी जहमत उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं भी बहुत सख्त जान हूँ। ओह, रियली? तुम और सख्त जान? अपना वजूद देखा है? कहाँ से दिखती हो सख्त जान? मुझे तो नहीं दिखती। आपको ना दिखाई देती हूँ, लेकिन मैं सख्त जान हूँ और आपको उठाकर पटक भी सकती हूँ। बस बस, ज्यादा डायलॉग झाड़ने की जरूरत नहीं है। सब जानता हूँ मैं, इसलिए मेरे सामने अपने डायलॉग बाजी झाड़ना बंद करो और मुझे काम करने दो। आप भूल रहे हैं, यहाँ आप काम करने नहीं आए हैं। तो फिर क्या करने आया हूँ? हम हनीमून पर आए हैं। हम नहीं, मैं हनीमून पर आया हूँ। तुम तो मजबूरी में जबरदस्ती मेरे साथ आई हो, है ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं राघव? अब आप मुझे हर्ट कर रहे हैं ये सब बोलकर, और ये सब हरकत करके तुम कौन सा मुझे खुश करती हो? जानती भी हो मुझे कितना हर्ट होता है जब अपनी बीवी से प्यार की उम्मीद करता हूँ और बदले में ये सब मिलता है। वह गुस्से में खड़े होकर बोला। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। नहीं करती तुम मुझसे प्यार। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ मजबूरी में बंधी हो। अगर मैं जबरदस्ती तुम्हें ना रोकता तो कब की तुम मेरी जिंदगी से चली जाती। लेकिन एक बात आज अच्छे से समझ आ गई है, किसी को हम जबरदस्ती खुद से बांध तो सकते हैं, लेकिन प्यार नहीं करवा सकते। तुम्हें लेकर मेरी जो गलत फहमी थी, आज वो हमेशा के लिए दूर हो गई है। घर जाते ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। उसके बाद जो तुम्हारा मन करे वो करना। जहाँ जाना है जा सकती हो। आई डोंट केयर। इतना बोलकर राघव फिर से लैपटॉप गोद में लेकर बैठ गया और काम करने लगा। राघव के डांटने से सिया की आंखों में आंसू आ गए और गालों पर बहने लगे। उसने गहरी सांस ली और अपने गालों पर आए आंसुओं को साफ किए और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए राघव के सामने आकर खड़ी हो गई और उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी। शायद राघव नजर उठाकर एक बार उसकी तरफ देख ले
और वह अपनी बात कह सके। सिया को अपने सामने खड़ा देखकर राघव ने नजर उठाकर उसे देखा और फिर गर्दन हिलाकर अपना काम करने लगा। तो फिर अब आप मुझसे बात भी नहीं करेंगे? सिया राघव का लैपटॉप बंद करते हुए बोली। सिया, क्या बदतमीजी है। मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। जो भी बात करनी है बाद में करना। नहीं, मुझे अभी बात करनी है, वह रोते हुए बोली। बोलो, क्या बोलना है? ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? उसके इतना बोलते ही सिया ने राघव की गोद में रखा लैपटॉप उठाकर टेबल पर रख दिया और खुद उसकी गोद में बैठ गई। अब बोलो, क्या बात करनी है? वह उसकी आंसू भरी आंखों में देखकर बोला। इतनी जल्दी क्या है, बता दूंगी। पहले अच्छे से बैठने तो दो। सिया ने राघव के हाथ अपनी कमर पर रखे और चेहरे पर आई हल्की मुस्कान छिपा ली। ये सब क्या है सिया? मुझे कुछ जरूरी काम करना है। तुम ऐसे परेशान मत करो। परेशान कहाँ कर रही हूँ? आपसे थोड़ी बात करनी है। तो फिर करो, सुन रहा हूं मैं। उसके इतना बोलते ही सिया ने गहरी सांस ली और राघव का चेहरा हथेलियों में लेकर बोलना शुरू किया। राघव, आप मुझे बताइए, क्या हर बात कहनी और बतानी जरूरी है? सामने वाला इंसान बिन बोले नहीं समझ सकता। हमारी खामोशी भी तो बहुत कुछ कह जाती है। वह समझने वाला होना चाहिए। मैं भी आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। अब तो आप मेरा इश्क, मेरा ईमान बन गए हैं, जिससे मुझे इश्क है। आपके बिना रहने का या फिर जीने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, लेकिन कभी कभी साबित नहीं कर पाती। और यही वजह होती है, हर बार चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। आप मेरा यकीन करें, सच में बहुत प्यार करती हूँ। आज अगर आपको यकीन नहीं आया तो मैं खुद की जान देकर साबित भी कर सकती हूँ कि आप मेरे लिए क्या हैं और क्या मायने रखते हैं। मुझे आपसे दूर नहीं जाना है। आपसे दूर रहकर मैं जी नहीं सकती। अगर आप चाहते हैं मैं अपना प्यार साबित करूं, तो बोलिए क्या करना है। कोशिश करो बाबू, साबित करने की। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से पता चलता है हम सामने वाले के लिए कितना जरूरी है, और वो बंदा या बंदी हमारे लिए कितना। आप मेरे लिए बहुत खास हैं, मेरी जान से भी ज्यादा खास। प्लीज ऐसे नाराज मत हुआ करें। जब जब आप नाराज होकर चले जाते हैं, जान सीने में अटक जाती है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती। बाबू, तुम मुझे नाराज होने का मौका ही क्यों देती हो? मेरी सारी बात मान लिया करो। कोशिश करूंगी आपसे आपको नाराज ना करूं। आई लव यू। आई लव यू टू। राघव अपनी नाक से सिया की नाक रगड़ते हुए बोला, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब तुम जाकर आराम करो, मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। अगर आप काम, वह इतना ही बोली थी जब राघव ने उसे टोका और बोला, क्या बात है बाबू, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बोलना है बोलो। जो बोलना है बोल दूं? वह उसकी आंखों में देखकर बोली। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। उसके इतना बोलते ही सिया ने गहरी सांस ली और एक पल गवाए बिना भी राघव के होठों से अपने होठ मिला लिए और चूमने लगी। राघव की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं और वो हैरान सा उसे देखने लगा। लेकिन फिर राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वह भी सिया का साथ देने लगा। और फिर ये एक हफ्ता कैसे गुजर गया, पता ही नहीं चला। अभी भी सिया राघव के सीने पर सर रख के सो रही थी और वह उसके बालों में हाथ फेरकर सर सहला रहा था। जब कुनमुनाते हुए सिया ने अपनी आंख खोली और राघव की तरफ देखा, जो चेहरे पर मुस्कान सजाए उसे ही देख रहा था। गुड मॉर्निंग राघव। सिया ने उसके सीने पर अपने होठ रखकर कहा। वह शर्टलेस था। उसके चुंबन से राघव का दिल धड़क उठा और अंदर जज्बातों का एक बार फिर सैलाब उठने लगा। गुड मॉर्निंग। राघव ने उसके होठों पर अपने होठ से चूमकर कहा और अच्छे से सिया को अपनी बाहों में भर लिया। कल हम घर वापस जा रहे हैं, पैक कर लेना बाबू। सच्ची में? हाँ, राघव चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला। मुझे दादी और आरब की बहुत याद आ रही है। दादी से बहुत सारी बातें करनी है, वह चहकते हुए बोली। जब जाएंगे तब दादी से बात कर लेना। आज और कल का दिन तुम्हारा, सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? सिया ने उसकी तरफ देखकर पूछा। आज नहीं, सरप्राइज कल मिलेगा। आज क्यों नहीं? वह बच्चों की तरह मुंह लटकाकर बोली।
क्योंकि जो सरप्राइज मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो आज नहीं आ सकता। कल जब आएगा तब दिखा दूंगा। अभी थोड़ा प्यार करने दो। इतना बोलकर राघव ने सिया को नीचे किया और खुद उसके ऊपर आकर गर्दन चूमने लगा और एक बार फिर उसे अपने प्यार की बारिश में भिगोने लगा, जिसमें सिया खुद भीगना चाहती थी। राघव की नजदीकियों को सिया आंखें बंद करके महसूस कर रही थी और चेहरे पर सुकून और मुस्कान फैली हुई थी जो राघव से छिपी नहीं थी। दोनों ही अपने प्यार को परवान चढ़ा चुके थे और बहुत खुश थे। और फिर अगले दिन शाम के वक्त सिया तैयार हो चुकी थी और राघव भी तैयार होकर नीचे चला गया था, क्योंकि थोड़ी देर में वो दोनों घर के लिए निकलने वाले थे। इन 10 दिनों में सिया ने राघव का साथ पाकर उसे समझा और उसके साथ वक्त गुजारा था जो उसे हमेशा हमेशा याद रहने वाला था। यहाँ से दोनों बहुत सारी यादें लेकर घर जा रहे थे, जिसकी वजह से सिया के चेहरे का नूर बढ़ता ही जा रहा था। और फिर वह भी तैयार होकर नीचे आ गई और रामू काका से इजाजत लेकर घर के बाहर आ गई, जहाँ राघव खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। अब चलें? उसने सिया को आता देखकर कहा। हाँ चलिए। ऐसे नहीं, एक मिनट। इतना बोलकर राघव ने अपने पॉकेट से एक पट्टी निकाली और उसकी आंखों पर बांधने लगा। राघव, ये आप क्या कर रहे हैं और आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हैं? बताया था ना तुम्हारे लिए सरप्राइज है, इसीलिए आंखें बंद कर रहा हूँ। ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो आप आंखें बंद कर रहे हैं? कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब तुम मेरे साथ चलो, जहाँ मैं लेकर चलूँ बस चलती रहना। वह सिया का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला और आगे बढ़ गया। ऐसा भी क्या सरप्राइज है जो आप मुझे ऐसे लेकर जा रहे हैं? बाबू, तुम बोलती बहुत हो। अगर मैंने बता दिया फिर उस सरप्राइज का मजा खत्म हो जाएगा। इसलिए अब थोड़ी देर चुप रहो और मेरे साथ चलती रहो। ठीक है, लेकिन बहुत बुरे हैं आप। मैं होंठ बिचकाकर बोली। अच्छा जी, अभी कल ही की तो बात है जब मुझे कोई बोल रहा था मैं बहुत अच्छा हूँ, और देखो आज बुरा बन गया। हाँ, तो जब आप ऐसे करोगे तो और क्या बोलूँ मैं आपको? एक तो आप बता नहीं रहे कहाँ लेकर जा रहे हैं, और दूसरा आपने मेरी आंखें भी बंद कर दी हैं। अब मैं कैसे देखूं? बस कुछ कदम और, उसके बाद हम पहुंच चुके हैं। राघव सामने खड़े चोपर को देखकर बोला, जो उनके ही इंतजार में खड़ा था। आ गए क्या हम? हाँ आ गए हैं, लेकिन अभी तुम आंखों से पट्टी नहीं खोलोगी। मेरे साथ चलती रहो। इतना बोलकर राघव सिया को चोपर के पास लेकर आया और उसका हाथ अच्छे से पकड़ लिया और बोला, धीरे से अपना एक पैर आगे बढ़ाओ और ऊपर चढ़ो। आप कहाँ लेकर आए हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज यहाँ से चलें। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, इसलिए डरो नहीं और ऊपर चढ़ो। ट्रस्ट मी। आप इतना बोल रहे हैं तो ठीक है। राघव के इतना बोलते ही सिया ने ऊपर अपना पैर रखा और चढ़ गई उसके ऊपर। चढ़ते ही राघव भी ऊपर आ गया और उसे सीट पर बैठा दिया। उनके बैठते ही बाहर खड़े आदमी ने खिड़की बंद कर दी और फिर चौपर स्टार्ट हुआ और उड़ने के लिए तैयार हो गया। सिया के कानों में जैसे ही चौपर की पंखुड़ियों की आवाज आई, वह हैरान रह गई और समझने की कोशिश करने लगी ये आवाज किस चीज की है, और जानी पहचानी सी लग रही थी। उसे दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ा। जब उसे समझ आया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं और मुंह खुल गया। सिया ने झट से आंखों से पट्टी हटाई और खिड़की से नीचे देखा तो उसके हलक से एक जोरदार चीख निकली, जिसे सुनकर राघव हैरानी से उसे देखने लगा और सिया के दोनों कंधे थाम कर बोला, क्या हुआ? तुम ऐसे चीखी क्यों? ठीक तो हो ना तुम? हम इसमें कहाँ जा रहे हैं? वह अटकते हुए बोली। घर जा रहे हैं और कहाँ। बाबू, तुम्हें डर लग रहा है चौपर में बैठकर? डर नहीं तो। मुझे पता है तुम पहली बार चौपर में बैठी हो। सबको पहली बार में डर लगता ही है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। और वैसे भी ये चौपर मेरा है, इसलिए आराम से बैठो और एंजॉय करो। राघव सिया का चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर बोला, यह सरप्राइज था मेरे लिए। हाँ, पसंद नहीं आया तुम्हें? पसंद नहीं, बहुत बहुत पसंद आया है। इतना बोलकर सिया ने राघव का गाल चूम लिया और उसके गले लग गई। उसने भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया और फिर
जब तक वो दोनों घर नहीं पहुंचे। सिया तब तक खुश होकर खिड़की से बाहर देखती रही और साथ साथ राघव को भी दिखा रही थी। उसे खुश देखकर वह भी बहुत खुश था और फोन में सिया की तस्वीर कैद कर रहा था, जो अजीब और तरह तरह के मुंह बना रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। राघव, एक बात बताइए, सिया नीचे देखते हुए बोली। हाँ पूछो, आप चौपर में कितनी बार बैठे हैं? ये कैसा सवाल है बाबू? वह हैरानी से बोला। बताइए ना, तुम्हें क्यों पूछना है? आज मैं पहली बार चौपर में बैठी हूँ और मुझे बहुत डर लगा, लेकिन आपने मेरा डर दूर कर दिया। जब आप पहली बार बैठे थे तब आपको भी डर लगा होगा ना? हाँ, जब मैं पहली बार चौपर में बैठा था तब तुम्हारी तरह बहुत डर गया था, लेकिन मेरे साथ उस वक्त कोई नहीं था जो मुझे संभालता और हौसला देता। इसलिए मैंने उसी दिन अपने डर को दिल से और दिमाग से निकाल फेंका। और वैसे भी अब तो हर रोज चौपर में बैठकर मैं एक बार पूरे शहर का चक्कर लगाता हूँ। डर का अब कोई चांस ही नहीं है मेरी जिंदगी में। इतना बोलकर राघव तो चुप हो गया और खिड़की से बाहर देखने लगा, लेकिन सिया का मुंह हैरानी से खुल गया और आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। क्या आप ही हैं वो जो रोज अपने शाम के वक्त चौपर से घूमते हैं? बथूक निकलते हुए अटक कर बोली। हाँ, क्या हुआ? तुम इतनी शौक क्यों हो गई? और ये मुंह बंद करो, वरना मुंह में मक्खी घुस सकती है। तो क्या ये वही राघव मल्होत्रा है? लेकिन मेरे दिमाग से ये बात क्यों और कैसे निकल गई? मैं कैसे भूल गई इनका नाम भी राघव मल्होत्रा है? ओ गॉड, मेरे दिमाग से ये बात क्यों निकल गई? यानी मेरा क्रश राघव मल्होत्रा है और मेरा प्यार, मेरा पति भी वही राघव मल्होत्रा है। वह मन ही मन बोली और राघव के चेहरे पर नजर जमा ली और मुस्कुराने लगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।